हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। तो अभी हम देख रहे हैं पैथोलॉजी का यूनिट फर्स्ट जो कि है जनरल पैथोलॉजी। तो आज आज तक हमने पैथोलॉजी पर जितने भी वीडियो किए यानी कि हमारा जो पहला चैप्टर अभी चल रहा है, तो उस पहले चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में हर साल रिपीट ही होते रहता है, हर साल रिपीट होता है। अगर समर में नहीं आया तो विंटर पर 101% क्वेश्चन रहता है, अगर विंटर में नहीं आया तो समर में 101% क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा इन्फ्लामेशन। आज तक हम अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, आपने इन्फ्लामेशन बहुत बार सुना है। तो आज हम इधर पैथोलॉजी में देखेंगे कि एक्चुअल में इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है, या फिर इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, इन्फ्लामेशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो आज इन्फ्लामेशन के बारे में हम पूरा डीप में पढ़ेंगे। तो इन्फ्लामेशन पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। अभी इसमें सिर्फ हम वेस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स, दो इवेंट्स रहते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं। जब भी पैथोलॉजी को आप पढ़ते इन्फ्लामेशन पढ़ते तो इन्फ्लामेशन में दो इवेंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज वेस्कुलर इवेंट एंड सेकंड वन इज सेलुलर इवेंट। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या देखते हैं, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन, कॉजेस, कार्डिनल साइन और टाइप्स में आज के वीडियो में हम सिर्फ वेस्कुलर इवेंट्स देखेंगे। और जो सेलुलर इवेंट्स है तो सेलुलर इवेंट्स की वीडियो आपको अगले पार्ट में या फिर आपको अगली वीडियो में हम सेलुलर इवेंट को कंप्लीट करेंगे। तो वेस्कुलर इवेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सेलुलर इवेंट भी उतने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फ्लामेशन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन का मीनिंग क्या रहता है। तो लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द एनी हार्मफुल स्टिमुलाई, यानी इन्फ्लामेशन का हमारे बॉडी का एक लोकल रिस्पॉन्स है। अभी वो लोकल रिस्पॉन्स क्यों दिखाता है, ड्यू टू द हार्मफुल स्टिमुलाई या फिर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द हार्मफुल स्टिमुलाई। जब भी हमारे बॉडी पर कुछ भी हार्मफुल स्टिमुलाई एक्ट करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी जो उसको रेजिस्ट करती है या फिर उन हार्मफुल स्टिमुलाई को जो रिस्पॉन्स करती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। अभी जो हार्मफुल कंडीशन हमारे बॉडी पर एक्ट करती है वो कौन सी रहती है, या तो फिजिकल कंडीशंस, बायोलॉजिकल कंडीशंस, केमिकल कंडीशंस एंड इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस। यानी कि अल्टीमेटली ये क्या हुए, इन्फ्लामेशन के कॉजेस हुए। अभी कॉजेस और इटियोलॉजी क्या रहती है, ये हमने जब हमारी पैथोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर दिखा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसमें हमने जाना था कॉजेस क्या रहते हैं और इटियोलॉजी किसे कहते हैं। तो लोकल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट द हार्मफुल स्टिमुलाई, और वो स्टिमुलाई चार टाइप के रहते हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल स्टिमुलाई। अभी फिजिकल स्टिमुलाई में क्या आता है, किसी भी तरह का ट्रॉमा आता है या फिर बर्न इंजुरी आती है, वो किसमें आता है, फिजिकल में आता है। देन बायोलॉजिकल में क्या रहता है, किसी भी तरह का आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम बायोलॉजिकल कहते हैं। देन केमिकल में किसी भी तरह का पॉइजन्स, टॉक्सिन्स या फिर केमिकल इंजुरी या फिर रेडिएशन भी केमिकल के अंडर आते हैं। तो ये जो हमारे सब बॉडी पर जो एक्ट करता है, तो अगर हम किसी अल्ट्रावायलेट रेज में एक्सपोज हो जाते हैं, सपोज ऐसा कंसिडर कीजिए कि मेरा ये पार्ट है किसी अल्ट्रावायलेट रेज के साथ एक्सपोज हो रहा है, तो मेरा ये पार्ट उस अल्ट्रावायलेट रेज को जो रिस्पॉन्स दिखाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉजेस, उसमें हमने फिजिकल कॉजेस में क्या देखा, ट्रॉमा देखा और बर्न देखा। बायोलॉजिकल में किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके बायोलॉजिकल कॉजेस में आ जाते हैं। देन केमिकल में आप टॉक्सिन्स लिख सकते हो या फिर किसी भी तरह का पॉइजन्स या फिर ड्रग लिख सकते हो। देन इम्यूनोलॉजिकल यानी आपके जो एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यूनिटी या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस जो रहते हैं, यानी कि हमारी खुद के एंटीबॉडीज हम पर ही हावी हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, आईजीजी रिएक्शंस, आईजी और आईजीजी एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो अब तक हमने देखा डेफिनेशन एंड कॉजेस। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है कार्डिनल साइन, यानी कि हमने देखा था जब भी कोई डिसीज होता है तो उस डिसीज के कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रहते हैं, यानी कि कुछ साइन और सिम्टम्स रहते हैं। अभी इन्फ्लामेशन के क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल साइंस। तो सबसे पहले देखते हैं कैलर यानी कि क्या, हीट। यानी जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन ये पांच चीज़ों में दिखता है। क्या, कैलर यानी कि हीट। देन रूबर यानी कि क्या, रेडनेस। देन डॉलर यानी कि पेन। देन ट्यूमर यानी कि क्या, स्वेलिंग और लॉस ऑफ द फंक्शन। तो ये पांच कार्डिनल साइंस है। ये पांच कार्डिनल साइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एमसीक्यू पैटर्न आए तो एमसीक्यू पैटर्न में इस कार्डिनल साइन के बारे में पूछा जा सकता है आपको। तो और सेकंड वन क्या है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक का देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। टाइप्स यानी कि हमारे इन्फ्लामेशन के कौन से टाइप्स है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ऐसे दो टाइप्स आती है। अभी एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन यानी कि ऐसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए रहती है या फिर कुछ शॉर्ट टाइम के लिए उस हमारे बॉडी पर इफेक्ट दिखाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं। और
क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या रहता है, जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाती तो फिर क्या एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक में डेवलप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं क्रोनिक। क्रोनिक यानी कि जो धीरे धीरे डेवलप होता है और लॉन्ग पीरियड तक चलता है, या फिर उसका एंड जब पर्सन की डेथ हो जाती है तभी उस इन्फ्लेमेशन का एंड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि क्या, जो शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस होता है या फिर जिसको ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं लगती, एक शॉर्ट पीरियड में प्रोड्यूस भी होगा और फिर सप्रेस भी होगा, उससे हम क्या कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं मिला तो उसे हम क्या कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक बार हुआ, आपने उसे ट्रीट नहीं किया तो वो धीरे धीरे उसकी सीवियरिटी बढ़ाते चलेगा और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जिधर आपको उसको कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो इवेंट्स है, यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में होता है तो दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज वैस्कुलर इवेंट्स यानी कि चेंजेस इन द वेसल्स, एंड सेलुलर इवेंट्स यानी कि चेंजेस इन द योर सेल्स, यानी कि ब्लड के जो सेल्स होते हैं तो सेल्स के इधर चेंजेस हो जाते हैं। तो ये था इन्फ्लेमेशन के बारे, इन्फ्लेमेशन का जनरल इन्फॉर्मेशन। उसमें हमने क्या देखा, डेफिनेशन, इन्फ्लेमेशन इज द वेरी सिंपल प्रोसेस, क्या है, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द हार्मफुल स्टिमुलाई। किसी भी हार्मफुल स्टिमुलाई आपकी बॉडी पर आ गए, सपोज अगर आपने किसी तरह का पिन लिया फिर नीडल लिया और इधर चुभो दिया तो आपकी बॉडी उस पर जो रिस्पॉन्स दिखाएगी क्या होगा, उधर रेडनेस आ जाएगा। रेडनेस क्या है, हमारा कार्डिनल सेल, यानी कि वो क्या है इन्फ्लेमेशन हुआ, उधर आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा, तो पेन भी हमारा क्या है कार्डिनल सेल, वो भी क्या होगा पेन। उधर थोड़ा गर्माहट महसूस होगी, वो क्या है हीट, वो भी क्या है हमारा कार्डिनल सेल। यानी कि जो भी हमें पेन हो रहा है या फिर उधर रेडनेस आ गया है या फिर उधर कुछ ट्यूमर आ गया है, स्वेलिंग आ गई, तो ये सारे क्या रहते हैं कार्डिनल साइंस रहते हैं। जब भी कुछ हार्मफुल स्टिमुलाई हमारे बॉडी पर एक्ट करते हैं तो देन टाइप्स हमने देखे एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है, जो शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस होता है, शॉर्ट टाइम में सप्रेस भी हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ज़्यादा दिनों के लिए चलता है तो धीरे धीरे वो क्रोनिक स्टेज में जाता है या फिर ज़्यादा सीवियर हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के टू टाइप्स, मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब होता है तो उसके टू वेज से होता है। फर्स्ट वन इज वैस्कुलर इवेंट एंड सेकंड वन इज द सेलुलर इवेंट्स। तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसा पूछते हैं आपको, एलक्यू या फिर एसीक्यू दोनों में भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको क्या रहता है, डिफाइन द इन्फ्लेमेशन, देन एक्सप्रेस द, या फिर राइट द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एक्सप्लेन द वैस्कुलर इवेंट्स या फिर एक्सप्लेन द सेलुलर इवेंट्स। तो आपको ये सारे इवेंट्स देखने को या फिर लिखने को, यानी लिखना जरूरी है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं वैस्कुलर इवेंट्स। तो वैस्कुलर इवेंट्स में क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे एम क्या, यानी कि हमारे बॉडी में वैस्कुलर इवेंट्स क्यों आते हैं। तो सबसे पहले उसका एम क्या है, टू डिलीवर द सर्कुलेटिंग सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन एट द साइट ऑफ इंजुरी। अभी ऐसा कंसिडर करके चलो कि सपोज ये मेरा बॉडी का कुछ पार्ट है और इस पार्ट पर क्या हुए, ये मेरा बॉडी के पार्ट है, इस बॉडी के पार्ट पर ये जो साइट है इस पर मुझे क्या हुई, इंजुरी हुई। ये मेरा बॉडी का एक पार्ट है और ये जो साइट है इधर क्या हुई, इंजुरी हुई है। तो वैस्कुलर इवेंट्स का क्या है, और वैस्कुलर इवेंट्स यानी कि क्या, ये जो इस पार्ट को सप्लाई कर रही है मेरे जो ब्लड वेसल्स है, सपोज दिस आर द ब्लड वेसल्स वी सप्लाई द blood supply and nutrients to this affected part. So what's happen in our vascular events? Aim of the vascular events to deliver the circulating cell and plasma protein at the site of injury. और इवेंट क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्लड वेसल, यानी कि जब भी किसी पार्ट पर इंजुरी हो जाती है, दिस इज द इंजुरियस पार्ट, और ये जो ब्लड वेसल्स ये इसको सप्लाई कर रही है, तो क्या होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस क्यों आते हैं, क्या, टू डिलीवर द सर्कुलेटिंग सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन एट द साइट ऑफ इंजुरी। अभी हमें इम्यूनिटी तो सभी को पता है, इम्यूनिटी यानी कि क्या, हमारी बॉडी के खुद का डिफेंस मैकेनिज्म। अभी मानो इधर एक इंजुरी हो गई, अभी इंजुरी पर हम मलहम पट्टी करेंगे, फर्स्ट एड करेंगे, उधर ड्रेसिंग वगैरह करेंगे, वो आता है सब सेकेंडरी, पर हमारा बॉडी का खुद का भी कुछ फर्ज है ना उस इंजुरी को या उस इंजुरी के जल्दी से जल्दी हील करने का, तो वो आता है वैस्कुलर इवेंट्स में। क्या, टू डिलीवर द सर्कुलेटिंग सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन एट द साइट ऑफ इंजुरी, यानी कि वैस्कुलर इवेंट्स क्या करता है, इस पर्टिकुलर इंजुरी साइट पर प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सर्कुलेटिंग सेल्स मेनली क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड ल्यूकोसाइट्स यानी क्या, WBC। अभी WBC का फंक्शन क्या रहता है ये आपको बताने की जरूरत में भी नहीं है, क्योंकि आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। WBC का फंक्शन क्या रहता है, इन्फेक्शन को किल करना या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, हमारा WBC का फंक्शन रहता है। तो वैस्कुलर इवेंट्स क्या करते हैं, इस इंजुरियस साइट पर सर्कुलेटिंग सेल यानी कि WBC और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स
इधर डिलीवर करती है। अभी डिलीवर कैसे होते हैं, इवेंट्स, यानी कि कौन सा इवेंट्स आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से सर्कुलेटिंग सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन एट द साइट ऑफ इंजुरी डिलीवर हो जाते हैं। अभी ऐसे तो होते नहीं। अभी हमने सबसे स्टार्टिंग का जो वीडियो है जिसमें हमने जनरल टर्म्स देखी थी, उसमें हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, यानी कि क्या स्टेप वाइज कैसा होता है, किसी भी डिसीज का प्रोग्रेशन हो या फिर किसी कोई भी इवेंट हो तो वो स्टेप वाइज कैसे होता है। तो इसको हम वेस्कुलर इवेंट्स की पैथोफिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं, यानी कि वेस्कुलर इवेंट्स कैसे ऑकर होता है। तो सबसे पहले क्या रहता है, ये स्टेजेस यानी कि वेस्कुलर इवेंट के 5 स्टेजेस है। उसमें सबसे पहले कौन से, ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन। जब भी इंजुरी होती तो इंजुरी के 2 to 3 सेकंड बाद ट्रांजिएंट, या फिर जब भी इंजुरी हुई सेम उसी टाइम पर आपको ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। अभी ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन के बाद आता है परसिस्टेंस वैसोडायलेशन। देन वैसोडायलेशन के बाद आता है इंक्रीज द वैस्कुलर परमेबिलिटी। अभी वैस्कुलर परमेबिलिटी क्या रहती है ये भी हम आपको बताएंगे। देन स्लोइंग डाउन द सर्कुलेशन, और उसे अनदर वर्ड में स्टैसिस कह सकते हैं। एंड ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन, यानी कि ल्यूकोसाइट का माइग्रेट यानी कि क्या, अपनी खुद की जगह छोड़कर किसी और जगह पर चले जाना, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। अभी हम ईच स्टेप को डीप में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडायलेशन। ये दो टर्म्स आपने ब्लड प्रेशर में तो देखी होगी। सपोज दिस इज योर नॉर्मल वेसल और ये इसका डायमीटर है। अभी जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है या फिर उसका डायमीटर जब कम होता है, जब ये छोटी हो जाती है, उसे हम कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शंस। और जब ये साइज से नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, वैसोडायलेशन। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन। अभी ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन, जब भी कोई माइनर इंजरी होती है तो माइनर इंजरी में सिर्फ 3 सेकंड to 5 सेकंड तक हमें ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। और जब किसी मेजर इंजरी को बॉडी लीड करती है या फिर बॉडी में कुछ मेजर इंजरी आ जाती है तो ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन इवेंट कितनी देर के लिए रहता है, मिनिमम 4 to 5 मिनट्स तक रह जाता है। तो ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन, अभी सपोज मानो इधर मेरे को एक इंजरी हो गई और इंजरी को सपोज दिस इज माय इंजूरियस पार्ट, और इस पार्ट को सप्लाई कर रही है मेरी ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन आएगा। मतलब इधर अभी इंजरी हो गई और ये सप्लाई, ये ब्लड वेसल इधर से जा रही है या फिर सप्लाई कर रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, इस ब्लड वेसल में ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन आ जाएगा। अभी वैसोकंस्ट्रिक्शन आने का क्या उद्देश्य है हमारे बॉडी में, क्यों आता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। आपको पता है जब भी किसी तरह के आपको इंजरी हो जाती है तो उधर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो एक्सेसिव ब्लड लॉस है, उस एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने के लिए आप में ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन आता है, जो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। यानी कि जब भी आपको इंजरी होती है, इंजरी हुई और ब्लड सप्लाई उधर से ब्लड फ्लो चालू हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। उसमें उस इंजरी और ब्लड फ्लो स्टार्ट होने के बीच का जो इवेंट रहता है उसे हम ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जो माइनर इंजरी में मैंने अभी बताया, माइनर इंजरी में कितनी देर तक रहता है, सिर्फ 3 सेकंड to 5 सेकंड तक रहता है। और जब मेजर इंजरी होती है तो 5 मिनट के बाद आपका ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है। तो ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, कुछ देर के लिए ये वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है या फिर उसकी डायमीटर कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन। और उसका फंक्शन क्या है ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन का, कि आपका जो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है उस एक्सेसिव ब्लड लॉस को स्टॉप करता है, यानी कि आपका ब्लड लॉस होने नहीं देता। तो आया समझ में आपको ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन। अभी इसके बारे में होगा। देन सेकंड वन इज अ परसिस्टेंट वैसोडायलेशन। अभी वैसोडायलेशन यानी कि इधर हमने देखा था क्या, वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडायलेशन। डायलेशन यानी कि क्या, किसी चीज़ का डायमीटर बढ़ जाना या फिर डायलेट हो जाना। तो परसिस्टेंट वैसोडायलेशन, अभी परसिस्टेंट वैसोडायलेशन जब होता है तो परसिस्टेंट वैसोडायलेशन में इधर जो इंजुरियस साइड है उधर का टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर उधर थोड़ी हीट आ जाती है और रेडनेस बढ़ जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है परसिस्टेंट वैसोडायलेशन में। अभी जब वैसोडायलेट हुआ तो क्या होता है, उधर का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी के जो ब्लड सेल्स है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उधर आ जाता है। अभी ये वैसोकंस्ट्रिक्शन था। अभी सेकंड स्टेप क्या हुई, वैसोडायलेशन, यानी कि अभी हमारे वेसल का डायलेट हो गई या फिर उसका डायमीटर बढ़ गया है। देन थर्ड स्टेप क्या है हमारी, इंक्रीज द वैस्कुलर परमेबिलिटी। अभी वैस्कुलर परमेबिलिटी क्या रहती है, किसी भी वेसल रहती है, ये वेसल इंटरनली किससे लाइन रहती है, आपका जो एंडोथेलियल लाइन से, ये एंडोथेलियल लाइन से किसी कोई भी वेसल ऐसी इंटरनली लाइन रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियल लाइन कहते हैं। ये सपोज दिस इज योर वेसल और वो किससे कवर है, अंदर से ये एंडोथेलियल लाइन उस पर प्रेजेंट है। तो इंटर वैस्कुलर परमेबिलिटी मतलब इससे जब भी कुछ बाहर जाता है, आपकी
पानी डालने की जो छन्नी रहती है, या फिर आप जब पानी साफ करते हैं तो वो जो छन्नी रहती है तो उसकी क्या रहती है, परमेबिलिटी रहती है, यानी कि अगर आप कुछ ऊपर से डालो तो वो निकल से वो नीचे से निकल जाता है। सेम उसी तरह से जब वेसल का अंदर का कंटेंट जब बाहर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई। या फिर हम ऑस्मोसिस, वो जो प्रोसेस रहता है हमारे केमिकल का, उसमें हमने देखा था क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो इधर के कंटेंट को उधर के कंटेंट के साथ और उधर के कंटेंट को इधर कंटेंट के साथ जो उनका कम्युनिकेशन है उनको अलाउ करती है, उसे हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। यानी कि परमिट करना किसी चीज़ को उधर जाने के लिए या उधर की चीज़ को इधर आने के लिए परमिट करना, उसे हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। और वैस्कुलर परमेबिलिटी, वैस्कुलर इज रिलेटेड टू योर वेसल्स, तो वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, अभी मानो इधर की ये जो मेरी वेसल है, इस वेसल की वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई, तो भाई क्या होगा, इधर ये जो मेरा इंजूरियस जो पार्ट है, इधर क्या होगा, इसका जो प्लाज्मा है, जो मेरी वेसल में जो ब्लड है, अभी ब्लड किससे बना है, वाटर से, यानी कि प्लाज्मा पार्ट और ब्लड कॉर्पसेल्स। तो जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा क्या करता है, जो हमारी इंजुरी की साइट है उस इंजुरी की साइट पर लीक हो जाता है। इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, यानी कि आपकी इंजुरी साइट पर आपका ब्लड का प्लाज्मा आ जाता है। अभी इधर प्लाज्मा आ गया तो आपको क्या होगा, सूजन आती है। जब भी किसी इंजरी के पास सूजन आती है, दिस इज नथिंग बट द माइग्रेशन या फिर माइग्रेशन ऑफ योर प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा अपनी एक्चुअल जगह छोड़कर इंजरी की साइड पर आता है। अभी प्लाज्मा साथ साथ क्या लाता है, न्यूट्रोफिल्स लाता है और डब्ल्यूबीसीज लाता है और प्लाज्मा प्रोटीन्स लाता है। अभी ये जो प्लाज्मा बाहर निकल के आता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट कहते हैं। एक्सुडेट यानी कि क्या, आउटकमिंग प्लाज्मा फ्रॉम द वेसल्स एट द इंजुरी साइट, इसे हम एक्सुडेट करते हैं, एक्सुडेट कहते हैं। और जब भी प्लाज्मा हमारी वेसल से बाहर आता है तब क्या होता है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी हमारी सेल की बढ़ी रहती है। अभी वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती कैसे, अभी हमने देखा था, दिस इज योर वेसल और नॉर्मली ये आपकी एंडोथेलियल लाइन है। तो परमेबिलिटी कैसे बढ़ती है, आपके जो एंडोथेलियल लाइन की जो बीच का जो स्पेस है वो स्पेस आपका बढ़ जाता है, यानी कि टू एंडोथेलियल लाइंस के जो सेल्स रहते हैं वो आपस में से जो ऐसे अटैच रहते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। अभी ये दूर दूर हो गए तो आप बीच का जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा आपकी इंजुरी साइट पर आता है और इधर आकर स्टोर हो जाता है, जिससे क्या आता है, स्वेलिंग आती है, जिससे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। आए समझ में आपको, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। अभी वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने का फंक्शन क्या है, वो आपका जो प्लाज्मा बाहर आता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट। अगर एक्सुडेट के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कलरलेस रहता है और कलरलेस के साथ साथ क्या रहता है, उसमें जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहती है उस एक्सुडेट में, क्योंकि वो न्यूट्रोफिल्स और डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन को कंटेन करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टेस्ट क्या है, स्लोइंग डाउन द सर्कुलेशन। अभी मानो क्या होता है, स्लोइंग डाउन द सर्कुलेशन। अभी आपका जो वेसल है, वेसल का जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा से भी अभी बाहर आ गए तो अंदर क्या बचा है, सिर्फ आपके ब्लड कॉर्पसेल्स बचे। यानी क्या हुआ, आपका जो ब्लड की विस्कोसिटी थी अभी विस्कोसिटी बढ़ गई। जब भी आपकी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली आपका सर्कुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर स्लो डाउन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैसिस कहते हैं। और देन लास्ट क्या है, ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन। ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन यानी कि डब्ल्यूबीसी आपके इंजुरी साइट पर आ जाती है। अभी जब भी आपका सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, यानी कि स्लोइंग डाउन द सर्कुलेशन, उस स्टैसिस में क्या हो जाता है, आपकी जो एक्सेसिव ब्लीडिंग चल रही है वो ब्लीडिंग भी उस टाइम में ख़त्म हो जाती है और आपका जो कोएगुलेशन प्रोसेस है, कोएगुलेशन प्रोसेस उधर स्टार्ट हो जाता है। और अंदर क्या बचा है, अभी हमने इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी में क्या देखा था कि आपका प्लाज्मा अभी तो बाहर आ गए, अभी अंदर क्या बचा है, सिर्फ ब्लड कॉर्पसेल्स बचे। अभी ब्लड कॉर्पसेल्स में लास्ट स्टेज का है ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन। अभी ये ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, इस जो वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी है उस वैस्कुलर परमेबिलिटी के साथ साथ ये डब्ल्यूबीसी भी बाहर आते हैं। और डब्ल्यूबीसी जब बाहर आते हैं तो इधर के जो इन्फेक्शन की वजह से जो बैक्टीरियाज वगैरह फॉर्म हुए, इस बैक्टीरियाज को, इन सभी को किल करने का काम कौन करते हैं, डब्ल्यूबीसीज करते हैं। सो ये थे हमारे वैस्कुलर इवेंट्स, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने पढ़ा है, शायद आपको इससे ईजी यूट्यूब पर कहीं मिल जाए। तो हमने उसे क्या देखा था, सबसे पहले क्या देखा था, एम्स देखा था। एम्स यानी कि क्या, मतलब वैस्कुलर इवेंट के पीछे का क्या एम है, तो जो इंजुरियस साइट है, इंजुरियस साइट पर सर्कुलेटिंग सेल्स एंड प्लाज्मा, सर्कुलेटिंग सेल्स डिवाइड कर ये करना, क्या प्रोवाइड करना।
तो हमारा जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज में क्या कहते हैं, क्या होता है, ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन। अल्टीमेटली हमारी जो इंजुरी की साइट है, इंजुरी की साइट पर क्या हुआ है, हमारे डब्ल्यूबीसी आ गई, हमारा एम जो था वो पूरा हो गया। देन इवेंट्स में क्या देखा था हमने, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेल। अभी सेल के स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चेंज आते हैं, इधर आपने देखा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वैसोडायलेशन हुआ, ये क्या है, सेल के स्ट्रक्चर में चेंज आ गए। देन आपकी वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी। अभी वैस्कुलर परमेबिलिटी कैसे बढ़ी, जो भी आपके ल्यूकोसाइट्स थे या फिर सॉरी जो भी आपकी एंडोथेलियल लाइंस थी, तो एंडोथेलियल लाइंस में कुछ आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को पड़े, तो उससे क्या हुआ, आपकी वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई। देन क्या हुआ, स्लोइंग डाउन द सर्कुलेशन, यानी कि आपके उधर का सर्कुलेशन अभी कम हो गया, उससे हम क्या कहते हैं, स्टासिस कहते हैं। क्यों कम होता है इधर आपका सर्कुलेशन, क्योंकि आपकी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अभी ब्लड की विस्कोसिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो प्लाज्मा है वो सभी एस्केप आउट हुआ है। तो ये था स्टासिस में। और लास्ट स्टेज इज द ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन, यानी कि आपकी ल्यूकोसाइट बाहर आ जाती है। सो दिस इज अबाउट द वैस्कुलर इवेंट्स। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन को देखा, देन कॉजेस को देखा, कार्डिनल साइंस देखा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप हमने देखे उसके टाइप्स देखे, टाइप्स में क्या, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। आज के वीडियो में हम सिर्फ एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ही देख रहे हैं। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो वैस्कुलर इवेंट्स है, हमने उस वैस्कुलर इवेंट्स को डीप में देखा, जो कि आपके लिए 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड वन इज द सेलुलर इवेंट्स। अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेलुलर इवेंट्स को जानेंगे। अभी वैस्कुलर इवेंट्स इज रिलेटेड टू योर वेसल्स, यानी कि वेसल में चेंज आए थे। अभी सेलुलर इवेंट्स में क्या रहेगा, आपकी सेल्स कैसे चेंज दिखाती है या फिर सेल्स अपना क्या फंक्शन दिखाती है किसी इन्फ्लेमेशन में, वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो भी आपके क्लासमेट्स जो आपके 3rd सेमेस्टर में गए, तो उनको बताओ पैथोलॉजी के लेक्चर्स के, पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स अभी मैं स्टार्ट करूँगा, तो पैथोलॉजी के लेक्चर्स के बारे में उनको बताओ, उनके साथ चैनल को शेयर करो, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो, एंड मेरी वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फ्रेंड्स।